नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साफ साफ लफ्जों में दो टूक कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। बम बंदूक के जरिए कोई रास्ता नहीं निकल सकता। मोदी ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग को खत्म कराने में, शांति बहाल कराने में भारत अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। ये पहला मौका है जब रूस की राजधानी में बैठकर रशियन प्रेसिडेंट की आंखों में आंखें डालकर दुनिया के किसी दूसरे देश के नेता ने यूक्रेन के मसले पर इतनी साफगोई से, इतने सख्त शब्दों में युद्ध की मुखालिफत की हो। मोदी ने पुतिन से यहां तक कहा कि जिस तरह से कल रूस ने कीव में बच्चों के हॉस्पिटल पर हमला किया वो ठीक नहीं था। मोदी ने कहा कि बच्चों को इस तरह मरता हुआ देखकर हर इंसान को कष्ट होगा, कोई इसे सपोर्ट नहीं कर सकता। आतंकवाद के सवाल पर भी मोदी ने भारत के सख्त रुख का इजहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया में आतंकवाद कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, सबको मिलकर उसका विरोध करना ही पड़ेगा। आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले मुल्कों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना ही पड़ेगा, क्योंकि दहशतगर्दी इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है। हालांकि मोदी ने बार बार कहा कि रूस भारत का ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर है, सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। दोनों देशों के रिश्ते ऐसे हैं जिसमें खुलकर बात की जा सकती है। नरेंद्र मोदी ने आज जिस अंदाज में बात की, प्रेसिडेंट पुतिन ने जिस अंदाज में मोदी का सम्मान किया, उन्हें गंभीरता से सुना, यह पूरी दुनिया के लिए बड़ा संदेश है। आज पुतिन से बातचीत के दौरान मोदी ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को क्या मैसेज दिया? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी के रूस के दौरे को लेकर की गई आलोचना पर मोदी ने क्या कहा? यूक्रेन को क्या मैसेज दिया? और मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। सबसे पहले आपको दिखाता हूं बायलैटरल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच किन किन मुद्दों पर बात हुई और यूक्रेन वॉर को लेकर नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को क्या नसीहत दी। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर थी कि नरेंद्र मोदी रूस जाकर यूक्रेन वॉर पर क्या स्टैंड लेते हैं। क्योंकि मोदी इससे पहले कई बार यूक्रेन वॉर के बारे में साफ साफ बयान दे चुके हैं, जंग का विरोध कर चुके हैं, पुतिन को फोन करके युद्ध रोकने की बात कह चुके थे। लेकिन इस बार बात आमने सामने होनी थी। अमेरिका ने, दूसरे यूरोपीय देशों ने मोदी के रूस दौरे पर नाखुशी जाहिर की थी, लेकिन मोदी ने इन सब बातों की कोई परवाह नहीं की। भारत का जो स्टैंड है उसे पूरी साफगोई से, पूरे सलीके से सामने रखा। मोदी और पुतिन की बायलैटरल टॉक्स के बाद जब दोनों नेता सार्वजनिक तौर पर मीडिया से बात करने आए तो मोदी ने सबसे लंबी बात यूक्रेन युद्ध पर ही की। मोदी ने पुतिन से साफ साफ कहा, बम और बंदूक से आज तक किसी मसले का हल न निकला है और न आगे भी कभी निकलेगा। रास्ता बातचीत से ही निकलता है। इतना ही नहीं, मोदी के मॉस्को पहुंचने से ठीक पहले कल रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव में रशियन आर्मी ने मिसाइल से बमबारी की थी। बच्चों के हॉस्पिटल पर बम गिराए थे। मोदी ने आज इस पर सख्त कमेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बच्चों के हॉस्पिटल पर रूस का अटैक अफसोसनाक है। युद्ध में बच्चों को मरते देखकर दिल को चोट पहुंचती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट पुतिन के सामने नरेंद्र मोदी ने बातें सख्त कही, लेकिन अंदाज अपनेपन वाला था। मोदी ने कहा, कल प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें अपने घर बुलाया, दोस्त की तरह उनका स्वागत किया। यह दिल के छूने वाला जेस्चर था। इसीलिए वो एक सच्चे दोस्त की तरह दिल की बात अपने दोस्त से कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म करने और शांति बहाल करने में पूरी मदद करने के लिए तैयार है। प्रेसिडेंट पुतिन के सामने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, वो पूरी दुनिया को भरोसा देना चाहते हैं कि बातचीत से यूक्रेन की जंग को खत्म किया जा सकता है और यह संभव है। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे। अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई
कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से, विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। G20 में भारत G20 की सफलता के साथ साथ ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर के मक्कमतापूर्वक अपनी बातें रखता रहा है और उसके कारण स्वाभाविक रूप से आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई है। एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। कल हमारी बात में ये भी हमारा मन बना था और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासीबा। प्रेसिडेंट पुतिन ने मोदी की बात ध्यान से सुनी। जब मोदी ने यूक्रेन युद्ध के पीसफुल सॉल्यूशन की बात की तो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए मोदी जो कोशिश कर रहे हैं रूस उसकी सराहना करता है। मोदी का यह बयान सिर्फ यूक्रेन और रूस के लिहाज से बड़ा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का यह बयान दुनिया के दूसरी बड़ी ताकतों के लिए भी एक मैसेज है, क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने मोदी के रशिया दौरे पर अफसोस जताया था और अमेरिका ने भी भारत और रूस की दोस्ती को लेकर चिंता जताई थी। लेकिन आज मोदी ने यह क्लियर कर दिया कि भारत किसी के प्रेशर में आने वाला नहीं है। भारत वही कहेगा, वही करेगा जो भारत के हित में होगा, जो भारत को सही लगेगा। मोदी ने यह बता दिया कि भारत पुतिन की आंखों में आंख डालकर उनकी आलोचना कर सकता है, गलत को गलत कह सकता है। हालांकि ऐसा नहीं कि मोदी ने सिर्फ यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की आलोचना की। मोदी ने रूस में आतंकवादी हमलों के लिए यूक्रेन को भी चेतावनी दी। प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बातचीत में मोदी ने रशिया में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत दहशतगर्दी के दंश को 50 साल से भोग रहा है, इसका डटकर मुकाबला कर रहा है। इसलिए भारत आतंकवाद के दर्द को भली भांति जानता है, महसूस करता है। मोदी ने कहा, दुनिया में आतंकवाद कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, भारत हर तरह के आतंकवाद के सख्त खिलाफ है और इसके खिलाफ हर तरह के संघर्ष में साथ देने को तैयार है। पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी, दोगेस्तान में आतंकवाद की घटनाएं घटी,
उसका दर्द कितना गहरा होगा इसकी मैं कल्पना करता हूं और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की बायलैटरल मीटिंग के बाद आज भारत और रशिया के बीच डेलीगेशन लेवल की बात हुई। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोवल भी इस बातचीत में शामिल थे। रशिया की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन के साथ विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिमित्री मंतुरोव और प्रेसिडेंट पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने डेलीगेशन लेवल की बातचीत में हिस्सा लिया। क्रेमलिन में प्रेसिडेंट पुतिन ने मोदी और इंडियन डेलीगेशन का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच एनर्जी, सिक्योरिटी, स्पेस, डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे कई मसलों पर खुलकर बात हुई। रशिया और भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत रशिया की कंपनियां भारत में 6 नए न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगी। इसके लिए रशिया की न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी रोसाटोम और भारत के बीच बातचीत जारी है। आज प्रधानमंत्री मोदी रोसाटोम की एटम प्रदर्शनी देखने भी गए। वहीं भारत ने रशिया के कजान और येकाटरिनबर्ग में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का फैसला किया। रशिया ने अपने यहां की सेना में धोखे से भर्ती किए गए भारतीय नागरिकों को वापस भेजने में पूरी मदद करने का भरोसा दिया। बड़ी बात यह कि आज मोदी ने सिर्फ यूक्रेन वॉर के मसले पर रूस से सख्त लहजे में बात नहीं की, बल्कि उन्होंने बुरे और कठिन वक्त में भारत की मदद करने के लिए रूस का शुक्रिया भी अदा किया। मोदी ने कहा, जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, जब दुनिया भर में महंगाई चरम पर थी, ऐसे वक्त में रूस और भारत ने दोस्ती निभाई, एक दूसरे का साथ दिया। इससे भारत के लोगों का फायदा हुआ। इसके लिए वो प्रेसिडेंट पुतिन को धन्यवाद कहना चाहते हैं। 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे, चुनौतीपूर्ण रहे और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में, इसने मानव जात के लिए बहुत संकट पैदा किए। तनाव रहा, संघर्ष रहा और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। एक्सेलेंसी, फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल, डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा, उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल, डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल, डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब सवाल है कि दुनिया के इतने बड़े लीडर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना खुलकर, इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कैसे कह पाए। उसकी वजह है
प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मोदी का पर्सनल रिश्ता, और यह रिश्ता बहुत पुराना है। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी मोदी की खातिरदारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कल रात पुतिन ने मोदी के लिए अपने प्राइवेट घर में डिनर होस्ट किया। यह घर एक फार्म हाउस की तरह है, जिसे रशियन लैंग्वेज में डाचा कहते हैं। पुतिन का डाचा राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में है, आउटस्कर्ट्स में है। जब मोदी डिनर के लिए पहुंचे तो पुतिन खुद मोदी के स्वागत के लिए दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे। गले मिलकर अभिवादन किया और इसके बाद पुतिन ने मोदी को अपना घर दिखाया, घर का गार्डन और अस्तबल भी दिखाया। पुतिन ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने पर मोदी को मुबारकबाद दी और कहा मोदी की एनर्जी से बहुत इंप्रेस्ड हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। औपचारिक बात कल होने वाली है, उससे पहले अनौपचारिक बातचीत में हम घर के माहौल में उन्हीं मामलों पर बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके पुनर्निर्वाचन पर बधाई देना चाहता हूं। वो अचानक नहीं हुआ, सरकार के प्रधान के रूप में आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है। आपके बहुत सारे विचार हैं, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है और आप भारत की जनता के हितों के लिए बहुत काम करते हैं और ये नतीजा देखने को मिलता है। भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। मोदी ने भी मेजबानी के लिए पुतिन का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा उन्हें पुतिन के साथ गपशप का मौका हासिल हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी बात सही है, भारत का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का एक प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, और ये चुनाव में करीब करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया और भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई। पुतिन के साथ एनुअल समिट से पहले नरेंद्र मोदी ने आज रशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को एड्रेस किया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में रशियन सिटीजन भी शामिल हुए। मोदी का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया और इसके बाद मोदी ने कहा कि वो यहां अकेले नहीं आए हैं। 140 करोड़ भारतीयों का प्यार और भारत की मिट्टी की खुशबू साथ लेकर आए हैं। मोदी ने बताया कि पिछले 10 साल में उनकी सरकार ने क्या क्या किया, भारत कहां से कहां पहुंच गया। भारत माता की, भारत माता की वंदे। इसके बाद मोदी ने भारत रूस के पुराने संबंधों का जिक्र किया। कहा कि 50 और 60 के दशक में शोमैन राज कपूर रशिया में बेहद पॉपुलर थे। वो रशिया में भारत के ब्रांड एम्बेसडर थे। इसी तरह मिथुन चक्रवर्ती ने भी दोनों देशों के कल्चरल रिलेशंस को आगे बढ़ाया। मोदी ने कहा भारत के इन कलाकारों ने रूस और भारत को करीब लाने का काम किया। मोदी ने कहा कि रूस के साथ भारत का अनूठा रिश्ता है। आज रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के जहन में पक्की दोस्ती का ख्याल आता है। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी बनी रही है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी
फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा, ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। मोदी ने मॉस्को में इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत के बारे में संकेत किया। मोदी ने कहा, अब वो वक्त खत्म हो गया जब दुनिया इन्फ्लुएंस की थी, आज का दौर कॉन्फ्लुएंस का है, यानी सबको साथ लेकर, सबके साथ मिलकर चलने का है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लंबे समय तक दुनिया ने एक इन्फ्लुएंस ओरिएंटेड ग्लोबल ऑर्डर देखा है। आज की दुनिया को इन्फ्लुएंस की नहीं, कॉन्फ्लुएंस की जरूरत है। ये संदेश समागमों और संगमों को पूजने वाले भारत से बेहतर भला कौन समझ सकता है, कौन दे सकता है। नरेंद्र मोदी ने पुतिन से क्या कहा, ये तो सबने सुना, लेकिन पुतिन ने मोदी के बारे में जो कहा वो और भी इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट पुतिन ने मोदी की गारंटी की बात की। कहा, भारत और रूस के रिश्ते सभी दिशाओं में विकसित हो रहे हैं, इसकी गारंटी मोदी की नीति है। पुतिन ने मोदी के बारे में जो दूसरी बात कही वो और भी बड़ी है। पुतिन ने कहा, मोदी हमेशा भारत के लोगों के हित में फैसले लेते हैं। फिर इस बात को पुतिन ने क्वालिफाई किया। कहा, वो सोच भी नहीं सकते कि कोई ताकत मोदी को डराकर या मजबूर करके भारत के खिलाफ कोई फैसला करवा सकती है। तीसरी बात पुतिन ने कही कि मोदी एक इंटेलिजेंट शख्स हैं, उनकी लीडरशिप में भारत जबरदस्त प्रगति कर रहा है। पुतिन की इन बातों को अगर इस संदर्भ में देखें कि मोदी ने पुतिन से बात करते वक्त अपने विचारों को चाशनी में डुबोकर पेश नहीं किया। मोदी ने पुतिन के सामने यूक्रेन पर हुए हमले का विरोध किया, रशिया की बमबारी में मारे गए बच्चों की मौत का भी जिक्र किया। पुतिन जैसे लीडर आमतौर पर ऐसी बातें सुनने के आदी नहीं होते। ना ही ऐसे नेताओं की फितरत किसी दूसरे की तारीफ खुलकर करने में होती है। लेकिन हमने मॉस्को में यह होते हुए देखा। मोदी का यह सम्मान, वर्ल्ड लीडर्स में मोदी की यह पोजीशन भारत के लिए सम्मान की और गौरव की बात है। जम्मू के कठुआ में आतंकी हमले के मामले में एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज जम्मू कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू किया गया। आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर विचार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे जवानों पर हमला करने वाले जो दहशतगर्द हैं वो किसी कीमत पर बचेंगे नहीं। जम्मू के कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की संख्या 5 हो गई है। 5 शहीद जवान उत्तराखंड के हैं। आज सभी शहीदों के पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस वक्त भी जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के जवान कठुआ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि आर्मी के दस्ते पर हमला करने वाले दहशतगर्द जंगलों में जाकर छुप गए हैं।
जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वाइन खुद मौके पर पहुंचकर इस ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं। आतंकवादियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। सर्जिकल ऑपरेशन के लिए सेना की स्पेशल फोर्स की पैरा यूनिट को तैनात किया गया है। इस दौरान कठुआ में सुरक्षा बलों को आज हाईवे पर एक आईईडी मिला। नेशनल हाईवे 44 पर बने सेल्फी पॉइंट के पास प्लांट किए गए इस आईईडी को सुरक्षा बलों ने रिफ्यूज कर दिया। कल कठुआ में जो आतंकवादी हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकवादी संगठन ने ली है। कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद का शैडो ग्रुप है। इस हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों और वहां के नेताओं में खासी नाराजगी है। अक्सर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी आज कहा कि पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अगर भारत का सब्र टूटा और जंग हुई तो पहले से बर्बाद पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान को आतंकवाद को बंद करना होगा वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा, ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है ये उनको तबाह कर देगा। बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती। चूंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, इसीलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को आतंकवाद खत्म करना ही होगा। इसके बाद फारूक साहब से पूछा गया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा या नहीं, और जब तक बाज नहीं आएगा तो बातचीत भी नहीं होगी, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इस पर फारूक ने कहा कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। जो पाकिस्तान के हमदर्द बनते हैं, पाकिस्तान की मदद करते हैं, उन्हें पाकिस्तान पर प्रेशर डालना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि उनकी सोच क्या है। मुझे समझ नहीं आती उनकी सोच क्या है। अफसोस इस बात का है, दिस इज नॉट वे फॉरवर्ड, दिस इज वे बैकवर्ड। एंड इफ दे वांट मूवमेंट फॉरवर्ड, then they have to stop this thing and stop it now before it's too late. तो क्या इसका कुछ जिस तरीके से अगर ऐसे I think the pressures of the world have to increase. The only way forward now is the pressure of the world on that country must increase, that this is not path to peace, this is path to destruction. Stop it now. फारूक अब्दुल्ला का आज का बयान कश्मीर में बदले हालात का सबूत है। इससे पहले जब भी कोई हादसा होता था तो फारूक अब्दुल्ला यही कहते थे, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, ये तभी रुकेंगी जब पाकिस्तान से बात होगी, रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। वो बार बार कहते थे कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला का बदला हुआ रुख देखकर लगा कि उन्हें भी हकीकत समझ आ गई है। जम्मू कश्मीर में अमन चैन लौट रहा है। आवाम बेखौफ होकर त्योहार मना रही है। भारी तादाद में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। लोगों को रोजी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, स्कूल कॉलेज खुले हैं, थिएटर्स में भीड़ है। कोई नहीं चाहता कि आतंकवादी किसी भी कीमत पर फिर से सिर उठाएं। हमारे बहादुर जवानों ने बड़ी मेहनत से शहादत देकर, खून बहाकर, बलिदान देकर हालात बदले हैं। लेकिन अब पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू कश्मीर में गड़बड़ की साजिश कर रहा है। इससे जम्मू कश्मीर के लोग
नाराज हों ये स्वाभाविक है और इस नाराजगी का अंदाजा फारूक अब्दुल्ला जैसे पुराने और अनुभवी नेता को आसानी से हो जाता है। इसीलिए आज उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ लफ्जों में चेतावनी दी। फारूक ने जो कहा वही जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों की आवाज है, लेकिन पाकिस्तान इस आवाज को सुनेगा इसकी उम्मीद कम है। आगे बढ़ते हैं। हाथरस में 121 लोगों की मौत के मामले में आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। योगी सरकार ने इस मामले में एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। यह एक्शन इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद किया गया है। आज एसआईटी ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा गया कि 2 जुलाई को सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ के लिए आयोजक ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने परमिशन से कई गुना ज्यादा भीड़ जुटाई, भीड़ के लिहाज से इंतजाम नहीं किए और जब भगदड़ हो गई तो वहां से भाग खड़े हुए। एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कार्यक्रम के आयोजकों ने प्रशासन से फैक्ट्स छिपाए, गलत फैक्ट्स रखकर प्रोग्राम की परमिशन ली और जब लोकल पुलिस कार्यक्रम स्थल का इंस्पेक्शन करने पहुंची तो उसे रोकने की कोशिश की गई। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हादसे की जिम्मेदारी सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स पर नहीं डाली जा सकती, क्योंकि लापरवाही लोकल प्रशासन की भी है। तहसील लेवल के अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। प्रोग्राम की परमिशन देने से पहले एसडीएम ने खुद कार्यक्रम स्थल पर जाकर मुआयना नहीं किया। इसके बाद लोकल अफसरों ने जिले के बड़े अफसरों को अंधेरे में रखा, सही जानकारी नहीं दी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में जिन 8 अफसरों की लापरवाही की बात की है उन्हें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बिना देर किए सस्पेंड कर दिया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए गहन जांच की जरूरत होगी। एसआईटी की रिपोर्ट के इसी हिस्से में सूरजपाल के वकील ने सवाल उठाए थे। एडवोकेट एपी सिंह ने कहा कि वो बार बार कह रहे हैं कि सत्संग में भगदड़ साजिश का नतीजा है और उसका पर्दाफाश होना चाहिए। जिस तरह से हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में कमीशन में जांच चल रही है, हमें उस पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। और मैंने पहले भी कहा, प्रारंभ से भी कहा है, नारायण साकार हरि पूरी जांच में साथ हैं, सहयोग करेंगे। और एक बहुत बड़ी आपराधिक षड्यंत्र जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी की गई, ये बात सच है। मैं प्रारंभ से कह रहा हूं, ये आपराधिक षड्यंत्र नारायण साकार हरि के लिए, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए, सनातन के लिए किस तरह से हुआ और साथ में सरकार को भी अस्थिर करने के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसी बड़ी दुखद घटना से अस्थिर किया जाए, इसलिए ऐसी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि हमारे ही लोगों की मौत हुई, हम ही पर आरोप है। ये सब पता चलना चाहिए कि कौन इस आपराधिक षड्यंत्र के पीछे था। ऐसा तो हो नहीं सकता जो बुलाए और वही ऐसा कर दे। सरकार ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर शुरुआती एक्शन लिया है। पुलिस ने इस केस में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन विरोधी दलों के नेताओं ने सरकार के इस एक्शन पर ऐतराज जताया। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने आज कहा, इस मामले में सरकार छोटे अफसरों के खिलाफ एक्शन लेकर बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, ये ठीक नहीं है। कि जांच जो आई है कमेटी की, ये पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि ये जिन जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर बड़े लोगों को बचाया गया, छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई है। इसमें जो प्रमुख लोग रहे हैं, जो भी इसमें लोग हैं, उनको सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो एम्बुलेंस उपस्थित नहीं हुई, किसकी वो काम करने की तरीके, वो सीएमओ, डॉक्टर्स जो वहाँ के उसमें जिन्होंने परमिशन लेने में जो उसमें शामिल लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, केवल छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। उसमें भी जितने भी लोग हैं सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए। अजय राय को जवाब दिया उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, हाथरस में जो कुछ हुआ उसकी जांच गंभीरता से हो रही है, फिर भी अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो विरोधी दलों के नेता बता दें कि किस एजेंसी से जांच करानी है, सरकार वो भी करवा देगी
और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, जांच रिपोर्ट जो आई है, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो वो लिख के दे दे, जिससे जांच कराने को जिससे संतुष्ट हो उसको लिख के दे दें, उससे जांच करा दिया जाए। सरकार एक कदम भी पीछे नहीं है, जांच के लिए हर तरह से तैयार है। जिस भी एजेंसी से वो जांच चाहते हैं उस एजेंसी से जांच करा दिया जाएगा। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये अच्छी बात है कि शुरुआती रिपोर्ट में जिन अफसरों की लापरवाही सामने आई, योगी आदित्यनाथ ने उन सब के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया। लेकिन लोगों के मन में एक ही सवाल है कि सत्संग सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का था। इस फर्जी बाबा के झूठे दावों के चक्कर में लोग उसके पैरों की धूल लेने के लिए दौड़े, इसीलिए 121 घरों में मौत का मातम छा गया। इसके बाद भी अब तक न तो एफआईआर में सूरजपाल का नाम आया है और न ही एसआईटी की रिपोर्ट में इस फर्जी बाबा के खिलाफ कुछ कहा गया। इसका क्या कारण है? दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या बीजेपी, किसी पार्टी का कोई नेता इस फर्जी बाबा के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। इसका क्या कारण है? क्या सारी गलती फर्जी बाबा के भक्तों की है, ऑर्गेनाइजर्स की है, अफसरों की है? बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम लेने से नेता सिर्फ इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वो जाटव जाति से ताल्लुक रखता है? दलित और पिछड़े समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उसके सपोर्टर हैं। क्या सिर्फ वोट के चक्कर में सारी पार्टियों के नेता इस बाबा के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं और उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। आज यूपी के रामपुर से भी बड़ी खबर आई। रामपुर में आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई। आजम खान के रिजॉर्ट का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने तोड़ दिया। जिला प्रशासन की टीम ने कब्जे को हटाने के लिए 3 बुलडोजर लगाए। पहले रिजॉर्ट की दीवार को तोड़ा गया, उसके बाद बिल्डिंग खाली कराकर उस हिस्से को गिरा दिया गया जो सरकारी जमीन पर बना था। यह रिजॉर्ट आजम खान की वाइफ तंजीन फातिमा के नाम पर है। कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने यहां गैर कानूनी कब्जे की शिकायत की थी। इसके आधार पर प्रशासन ने तहसीलदार के कोर्ट में केस दायर किया। कोर्ट के आदेश पर पैमाइश हुई, जिसमें सामने आया कि रिजॉर्ट को बनाने में सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया गया। इसके बाद प्रशासन ने रिजॉर्ट को खाली करने का नोटिस दिया, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और उसके बाद आज रिजॉर्ट को गिरा दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई को तंजीन फातिमा ने बदली की कार्रवाई बताया। आजम खान से बीजेपी के नफरत का नतीजा बताया कि मुझे नोटिस सर्व किया गया था राजस्व परिषद के निरीक्षक के द्वारा, जिसे मैंने 5 तारीख को रिसीव किया था और उसमें 7 दिन का समय दिया गया था कि 7 दिन के में हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी 5 तारीख को हमने रिसीव किया है। अभी समय सीमा ख़त्म होने में 2 दिन का समय बाकी है और कल एक मौखिक तरीके से उन्होंने ये कहलवाया रात को कि हम कल कार्रवाई करेंगे। पहली जब पैमाइश हुई थी, जिस पर फैसला आया था, तब भी मुझे कोई किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई थी। मैंने उनसे ये कहा था कि मैं ये चाहती हूँ कि पहले मेरी पैमाइश दोबारा निष्पक्ष तरीके से मेरे सामने करवाई जाए। लेकिन आज भी सुबह 6 ही बजे से पुलिस प्रशासन वहां पहुंच गया और इतना समय भी नहीं दिया गया कि मैं अपने किसी लेखपाल को या किसी को बुलवा लेती और उसके सामने पैमाइश होती। आज भी उन्होंने हमसे इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी कि खुद अपनी सरकार के द्वारा बनाई हुई जो जल निगम की टंकी की बाउंड्री वगैरह है वो सब तोड़ दी, सिर्फ इसलिए कि चूँकि उन्हें बदनाम करना था। और हमारे रिजॉर्ट पर भी उन्होंने थोड़ा बहुत हिस्सा उसका तोड़ा है। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये जुल्म जो है ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं तो इस जुल्म का खात्मा ही होगा। लेकिन जिला प्रशासन तंजीम फातिमा के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। रामपुर के डीएम जोगिंदर सिंह ने कहा, प्रशासन ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, इसमें किसी का दबाव नहीं है। जोगिंदर सिंह ने कहा, जिस जगह से कब्जा हटाया गया है उस जमीन के बारे में आजम खां के परिवार ने खुद माना है कि वो कब्जे की जमीन है,
इसीलिए गैर कानूनी कब्जा हटाने की कार्रवाई गलत कैसे हो सकती है? जो एक सरकारी भूमि होती है उसी पर इनका रिसोर्ट जो है उसका कुछ पार्ट आ रहा था। इसके अलावा जो एक जल निगम की जो पानी की जो टंकी होती है, जल परियोजना होती है, वो भी इनके परिसर में थी। उस जो परियोजना को बनाया गया था वो ग्राम पंचायत को पानी सप्लाई के लिए बनाया गया था और उसमें सप्लाई नहीं हो रही थी, तो उसी पे ही आज कार्रवाई की गई है। धारा 67 तहसीलदार के जो कोर्ट में मुकदमा दर्ज होता है उसी में एक आदेश पारित हुआ था 2021 में, उसका अनुपालन कराया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जे को हटा दिया गया है और इसको ग्राम सभा को सुपुर्द कर दिया गया है। कि इसमें जो क्षतिपूर्ति होती है उसको इन्होंने माना था और इन्होंने इसका जो जुर्माना होता है 5,32,010 रुपये जमा भी करा था। इसका मतलब ये होता है कि जब आप जुर्माना जमा करते हो, क्षतिपूर्ति को मानते हो, तो इसका मतलब है कि आपने स्वतः मान लिया है कि ये हमारा अवैध कब्जा है और यह धनराशि इनके द्वारा स्वयं 2022 में जमा कराई गई थी। ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आजम खां के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ है। रामपुर में उनका साम्राज्य लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार बदलने के बाद शिकायतकर्ता सामने आए, गवाह भी सामने आए, सबूत भी मिल गए और सारे मामलों में कोर्ट ने ही सजा सुनाई। इस मामले में सियासत का तो कोई स्कोप नहीं है। जहां तक हमसफर रिजॉर्ट को गिराने का सवाल है, तो तंजीम फातिमा ने खुद गलती मानी थी। इसके लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना अदा किया था। इसके बाद भी वो प्रशासन की कार्रवाई को बदले की भावना से किया गया एक्शन बताएं, तो इस पर तो सिर्फ सहानुभूति जताई जा सकती है। मुंबई में एक महिला को अपनी BMW से कुचलकर 1.5 किलोमीटर तक घसीटने वाला मेहर शाह आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। शिवसेना के नेता राजेश शाह के बेटे मेहर शाह को पुलिस ने विरार से गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में मेहर शाह की मां और उसकी बहन को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के वक्त क्या हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मेहर को भगाने में किस किसने मदद की थी। असल में पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में जो फैक्ट्स रखे उससे बड़ा खुलासा हुआ। पता यह लगा कि संडे की रात मेहर शाह ने एक बार में अपने 4 दोस्तों के साथ शराब पी। इसके बाद मेहर ने अपने 3 दोस्तों को उनके घर छोड़ा। फिर मेहर और उसका साथी राज ऋषि बेदावत मरीन ड्राइव की तरफ गए। मरीन ड्राइव के पास मेहर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आ गया। जब दोनों सीजे हाउस के पास से गुजर रहे थे, तभी इनकी BMW ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटी चला रहे प्रदीप नखवा दूर जाकर गिरे और उनकी वाइफ कावेरी BMW के बम्पर पर आकर गिरी। पुलिस ने जो CCTV फुटेज बरामद की है उसके मुताबिक मेहर इस टक्कर के बाद रुका नहीं, बल्कि गाड़ी भगाता रहा और करीब 1.5 किलोमीटर तक कावेरी को घसीटता हुआ ले गया। इसके बाद दोनों गाड़ी से उतरे, कावेरी की बॉडी को गाड़ी से दूर किया। पुलिस का दावा है कि मेहर ने उसी वक्त अपने दोस्त राज ऋषि बेदावत को गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया, जिससे आगे के CCTV फुटेज में राज ऋषि बेदावत ही गाड़ी चलाता हुआ दिखाई दे और एक्सीडेंट का इल्जाम उसके सिर आ जाए। पुलिस को शक है कि एक्सीडेंट के बाद मेहर शाह की उसके पिता राजेश शाह से बात हुई और उनके कहने पर ही मेहर ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर अपने दोस्त राज ऋषि बेदावत को बिठा दिया। पुलिस का कहना है इसके बाद मेहर और उसके साथी राज ऋषि ने भागने की कोशिश की, लेकिन कला नगर के पास उनकी कार बंद हो गई। इसके बाद मेहर शाह वहां से भाग गया। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एक्सीडेंट के बाद मेहर कहां छुपा था, पुलिस से बचने के लिए उसने किस किस से मदद ली। पुलिस अपना काम कर रही है, मुख्य आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन इस सब से उस परिवार का कष्ट कम नहीं हुआ जिसके घर में मौत का मातम है। कावेरी को सांत्वना देने रिश्तेदार पहुंच रहे हैं, लेकिन कावेरी के पति प्रदीप नखवा का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि हादसे में उन्होंने अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखा। वो बार बार पूछ रहे हैं कि बेटे को उसकी मां कहां से लाकर दूं, बेटी को क्या जवाब दूं कि उसकी मां को क्यों नहीं बचा पाया।
प्रदीप नकवा ने कहा, पुलिस अभी भी मेहर शाह को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर पुलिस निष्पक्ष होती तो हिट एंड रन के बजाय ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला दर्ज करती। 3 दिन के बाद वो पकड़ा जाता है, इसका मतलब क्या है? अगर वो अल्कोहलिक नहीं था, अगर वो नशा नहीं किया, अगर वो दारू नहीं पिया है, अगर वो ड्रग्स नहीं किया, तो वो छुपा क्यों? मेरा मेन पॉइंट क्या है, वो छुपा क्यों? तुमने अगर गुनाह नहीं किया तो छुपा क्यों? 3 दिन गायब क्यों हो गया? हाँ, तुम रास्ते में गाड़ी छोड़ के उसका नंबर प्लेट तोड़ के तुम गायब हो जाता है। हाँ, घर पे नहीं जाता है, कहाँ जाता है, किधर जाता है? तुम छुपता क्यों रहा? वो क्या जेल में गया, परसों कोर्ट में हाजिर करेंगे, उसके बाद में उसको बेल मिलेगा, वो छूट गया, उसके बाद में केस चलता जाएगा, केस चलता जाएगा, चलता जाएगा, कोई नहीं है, सब ठंडा हो जाएगा। क्या करेगा हम लोग? किधर से हम लोग पैसा लाएगा? किधर से वकील करेगा? बताओ। खींच के लेके गया, कोई उसको संभालने वाला नहीं। मेरे सामने खींच के लेके गया और बोलते हैं वो रिवर्स में डाला। अगर रिवर्स में डालता तो वो बच नहीं जाती क्या? बताओ। इस परिवार का दर्द सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। बेटी कभी पिता को चुप कराती है, कभी खुद फूट फूट कर रोने लगती है। बेटी कहती है, जिसने उसकी मां को बेरहमी से मारा उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। I want him that he should get, we should get justice. My mother should get justice. I want him to get this hanging. Like she is in really bad pain. उसको बहुत लगा है. I saw her with my eye. The hospital I saw her. She's in really bad pain. I want her justice. इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। आज कांग्रेस के नेता वर्षा गायकवाड़ और दूसरे नेताओं ने प्रदीप नकवा के घर जाकर काव्या को श्रद्धांजलि दी और फिर वर्षा गायकवाड़ ने कहा, ये हिट एंड रन का मामला नहीं है, ये सरासर मर्डर है, हत्या है, क्योंकि आरोपी मेहर शाह ने महिला को कुचलने के बाद उसे काफी दूर तक कार में घसीटा। जिस तरह से वो हिटर होने के बाद उन्होंने रोकने की कोशिश की गाड़ी को, अगर गाड़ी रुक जाती तो शायद आगे घटना जो घट गई थी वो नहीं हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश गाड़ी को फास्ट चलाया गया और बहुत दूर तक गाड़ी जो है सील लिंक तक लेके जाने का काम हुआ, जिसमें उनका दुर्दैव से मृत्यु हो गया। तो कहीं ना कहीं ये मर्डर है, जानबूझ के उसको तब रोकना चाहिए था, ऐसे हमारा कहना है। शरद पवार की पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी साफ साफ कहा कि आरोपी मेहर शाह को 60 घंटे बाद इसीलिए पकड़ा गया क्योंकि अब यह साबित करना मुश्किल होगा कि उसने शराब पी थी या नहीं। हमारा आरोप है कि ये मेहर शाह को जानबूझ के 5-6 घंटे के अंदर अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। इतने दिन 2 दिनों फरार था ताकि कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तब मेहर शाह के दारू पीने का सवाल नहीं आता, क्योंकि उसका ब्लड सैंपल का रिपोर्ट नेगेटिव आएगा। चूंकि आरोपी मेहर शाह के पिता राजेश शाह एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता हैं, इसलिए विपक्षी दल इसमें मुख्यमंत्री शिंदे पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज शिवसेना के नेता संजय शिरसाट ने साफ साफ कह दिया कि आरोपी किसी का बेटा हो, अगर गुनाह साबित हुआ तो बचेगा नहीं। जो भी आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इसलिए अभी वो जो अरेस्ट हुआ है होने दो, जो गलती करेगा उसकी सजा वो पाएगा। तो इसलिए इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर हमारी तरफ से नहीं दिया जाएगा। मैंने वही कहा है कि सीएम का बेटा भी रहे या हमारा बेटा रहे, किसी का भी रहे, गलती करेगा उसको सजा भुगतना पड़ेगी। ये बात सही है, ऐसे अपराध के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी सही है कि एक ओपन एंड शट केस है। अपराधी मेहर शाह ने एक के बाद एक कई सारे अपराध किए। शराब पीकर गाड़ी चलाई, स्कूटर को टक्कर मारी, टक्कर मारने के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी, एक बेकसूर महिला की जान ले ली और फिर अपना गुनाह अपने दोस्त के सिर मढ़ने की कोशिश की। मौका वारदात से भाग गया, फोन बंद कर दिया, कई दिन तक छुपा रहा। इसका मतलब है
न जान लेने का पछतावा, न कानून का डर। अगर ऐसे अपराध में भी सजा न मिले तो फिर किसे मिलेगी? ऐसे अपराध में बच्चा है, गलती हो गई कहकर सिंपैथी जताने वाले भी उतने ही दोषी हैं। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। लगातार हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर कुमाऊं रीजन पर पड़ेगा। खटीमा, पनबसा, टनकपुर, सितारगंज और हल्द्वानी में गांव और शहरों के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। 1800 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। रेस्क्यू का काम अभी भी चल रहा है। बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें लगातार आ रही हैं। चमोली में पहाड़ गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। लैंडस्लाइड जोशीमठ के पास हुआ। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरकर सड़क पर आ गया। उत्तराखंड में 2 नेशनल हाईवे और 200 सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने कुमाऊं का दौरा किया, एरियल सर्वे करके बाढ़ प्रभावित इलाकों की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट ली, लोगों से बात की, रिलीफ कैंप में गए। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बारिश की वजह से हालात काफी खराब हैं, लेकिन सरकार की कोशिश है कि जान का कोई नुकसान ना होने पाए। जिन लोगों को बाढ़ के कारण घर छोड़ने पड़े हैं, उन्हें रिलीफ कैंप में किसी तरह की परेशानी ना हो। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक उत्तराखंड, असम, बंगाल और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसलिए इन राज्यों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आज की बात में इतना ही। अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का।